And welcome everyone. In this lecture we are going to discuss remaining topics of this chapter, mean electricity. First of all, you make sure that you like this video and subscribe this channel if you are new here. In this lecture we are going to cover all the topics of this remaining chapter. So we are going to start electric power. So what is electric power? Electric power is the electrical work done per unit time. It's okay? Electrical work done per unit time. मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकली वर्क किया गया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. इसकी डिफिनीशन होती है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम. चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग. वर्क डन per unit time. Per unit time. It's okay. This is the definition of the electric power. By the definition, you can write here power is equal to work done divided by time taken. Is it clear? So, in short, you can write power as a P and work as a W and time as a T. So, this will be your formula for power. It's okay? If talk about the SI unit of electric power, then what will be? You can derive from here, that is the work done in which you measure it, that is joule. It's okay. So work done SI unit is joule और टाइम की सेकेंड. इस तरह से J अपॉन सेकेंड. पावर में हम लोग 1 भी लिख दिया करते हैं, या तो आप इसको J अपॉन S लिख करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक बार और सॉल्व करके JS पावर -1 हो सकता है, इसको लिख सकते हैं. इट्स ओके. देन इन सब चीजों को कंबाइनली हम लोग क्या लिखते हैं? वॉट लिखते हैं. क्या लिखते हैं? वॉट. सो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. SI यूनिट इज वॉट. इट्स ओके. ओके. What is 1 watt? What is 1 watt? It's mean that what is 1 watt? Then rate of working 1 joule. Rate of working 1 joule per second. Per second. So there will be a power of 1 watt. This is the main definition of 1 watt. क्या होता है 1 watt? देखिए, आप 1 सेकेंड के रेट से उसी टाइम में 1 सेकेंड के रेट से 1 जूल का अगर वर्क होता है तो उसमें जो पावर जनरेट होगा वो 1 वाट का जनरेट होगा. ठीक है. द रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड इज नोन एज 1 वाट. चलिए अगला टॉपिक कवर करते हैं हम लोग. ओके. थोड़ा यहाँ पे और देख लीजिए. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. इट्स ओके ना? तो कभी कभी एग्जाम में ये भी दे देता है कि इलेक्ट्रिक पावर की कौन सा इसमें से यूनिट हो सकती है. तो अब हो सकता है उसमें वाट न दे, JS पावर -1 दे दे, या इसको न दे करके इसी को दे दे, ऐसे करके. ठीक है. तो आपको ये याद रहना चाहिए कि उसमें से ये भी होती है. SI यूनिट की बात की जाए तो ये तो वाट होता है, लेकिन आपको ये सब भी याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा, अगर ये वाट है तो इसकी बड़ी यूनिट क्या हो सकती है? किलोवाट हो सकती है. किलोवाट से बड़ी क्या हो सकती है? मेगावाट, गीगावाट, ऐसे है ना. तो अभी
ये सब बड़ी बड़ी यूनिट हो सकती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर में जितना वर्क डन पर यूनिट टाइम किया जाता है तो वही उसका इलेक्ट्रिक पावर होता है। ठीक है, तो जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है। बात समझ रहे हैं? जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे कोई बल्ब है, ठीक, 60 वाट, वो 60 वाट का है, तो इसका क्या मतलब है कि 60 वाट को हम लोग जूल अपॉन सेकेंड भी लिखते हैं। तो इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि ये जो बल्ब है 1 सेकेंड में 60 जूल वर्क कर रहा है। समझ रहे हैं? 60 जूल वर्क ये कर रहा है, और ये इसमें 60 जूल की एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है पर सेकेंड में। साफ साफ कह सकते हैं हम लोग कि दिस इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 60 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, सो इट्स पावर इज 60 वाट्स। ओके, तो इसकी एक और डिफिनीशन बन जाती है हमारी। क्या बनती है? द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। भाई जितना वर्क डन हो रहा है उतना एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच electric energy is consumed. Electric energy is consumed. ठीक है, तो इसकी एक और ये डिफिनीशन बन जाएगी, ये वाली डिफिनीशन। दोनों डिफिनीशन अपनी अपनी जगह पे सही है, एग्जाम में कोई भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों को कंबाइन भी बोल सकते हैं। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और एट द रेट which electrical energy is consumed is called electric power. Formula for calculating power. Okay? चलिए, पावर का डिफिनीशन आप क्या जानते हैं? पावर का फार्मूला आप क्या जानते हैं? वर्क डन अपन के टाइम टेकन। ओके, और डब्ल्यू का फार्मूला आप क्या जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में आप पढ़े होंगे VQ। ठीक है ना? ये पढ़े होंगे आप फार्मूला। तो यहां से W इज इक्वल टू VQ हो जाएगा अपॉन KT। Q का फार्मूला आप क्या जानते हैं? IT होता है। देखिए यहाँ पे Q जो है चार्ज है, P पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन। ठीक है, Q यहाँ पे चार्ज, I करंट, T टाइम। तो VQ क्या बनेगा यहाँ पे? VQ मतलब हो जाता है हमारा IT, और ये T नीचे वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। तो यहां से एक फार्मूला मिलेगा हमको VI का। इसका ये मतलब है कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ओके, अच्छा, किसी भी रजिस्टर को हीटिंग होने के लिए या फिर किसी भी मोटर को चलाने के लिए, ठीक है, उसका पावर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फार्मूला फॉर पावर। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसका कुछ अदर फार्मूले भी होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। चलिए, पावर V की ओम्स लॉ से आप क्या पढ़े हैं? V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो V का वैल्यू यहाँ पे IR रख दीजिए, और I पहले से है यहाँ पे, तो क्या पूरा मिला के हो जाएगा I स्क्वायर R। ठीक है, R को स्मॉल में नहीं लिखेंगे, इसको कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, R। तो यहां से एक न्यू फार्मूला हमको पावर की मिल गई, I स्क्वायर R। ये एक दूसरा फार्मूला हो गया हमारा। दिस वन इज द सेकेंड फार्मूला फॉर पावर। सेकेंड फार्मूला फॉर पावर, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। ठीक है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ओके, चलिए देखिए, अभी तीसरा फार्मूला निकलेगा। P इज इक्वल टू VI हमको नोन है क्योंकि फर्स्ट फार्मूला है। इस बार हम लोग क्या करेंगे? I के लिए वैल्यू रख देंगे। I की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन R। तो V मल्टीप्लाइड बाई I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहां से V स्क्वायर अपॉन R हो गया, यानी पावर का थर्ड फार्मूला हमको मिल गया। क्या मिल गया? V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा थर्ड फार्मूला है।
ठीक है, तो ये 3 फार्मूले यहां से पावर के लिए निकल जाते हैं। आप इसको अच्छे से लर्न कर लें, न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी। जैसे मान लेते हैं कोई भी बल्ब है, वो 100 वाट का है, ठीक है, और 220 वोल्ट का उस पे वोल्टेज है। जैसे आप बल्ब लेते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं तो उसकी प्लेट पे ये सब लिखा रहता है। तो 100 वाट का ये मतलब है ये 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, और 220 वोल्ट का मतलब है कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई पे ही जलेगा, इसके नीचे की सप्लाई पे ये नहीं जलेगा, ठीक है, या कम जलेगा। इसका ये भी मतलब है 100 वाट का कि इट विल कंज्यूम 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से लिख ले रहे हैं। इट हैज अ पावर कंजप्शन ऑफ 100 वाट एंड इट इज यूज्ड ऑन ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। 100 watt means it will consume 100 joule electric energy rate of per second, ठीक है। तो इसका मतलब निकल के क्या आया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन टाइम। डब्ल्यू यहाँ पे वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट द्वारा है, तो एनर्जी के लिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, T हो जाएगा, T अपना T हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उतना वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू E एनर्जी के लिए, डब्ल्यू वर्क डन के लिए, तो दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से एक नया फार्मूला हमको मिला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, या एनर्जी के लिए कह लीजिए, एनर्जी के लिए तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए, ये तो जूल ही होती है ना, क्या होती है, जूल होती है। आगे है 1 वाट आवर, 1 वाट आवर। अभी आप एक फार्मूला पढ़े हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो यहां से 1 वाट आवर की क्या डिफिनीशन बनेगी, 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliances of having 1 watt power is used for 1 hour, ठीक है। 1 वाट का अगर पावर है किसी अप्लायंस का और उसको 1 घंटा के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका जो एनर्जी है 1 वाट आवर है। क्या है, 1 वाट आवर। यहाँ पे जूल को आप मत लिखिए, आप यहाँ पे एनर्जी लिखिए, ठीक है। तो 1 वाट आवर है। चलिए इसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। 1 watt, it is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour, ठीक है। 1 वाट पावर का कोई भी अप्लायंस अगर 1 घंटे के लिए यूज किया गया तो बोलेंगे कि उसी अप्लायंस की एनर्जी जो कंज्यूम की गई होगी वो 1 वाट आवर कंज्यूम की गई होगी। ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक जो पावर है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या बन के आ गई हमारी, वाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो इसकी यूनिट बन के आ गई वो क्या बन के आ गई, वॉट आवर, ठीक है। आप अक्सर देखे होंगे वॉट आवर को। ध्यान रखिएगा कि ये पावर का यूनिट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, वॉट आवर। अब हम लोग बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा किलोवाट आवर के बारे में, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। लेकिन ये जूल है बहुत ही छोटी, बहुत ही क्या है ना, स्मॉल क्वांटिटी की एक प्रकार की एनर्जी का ये यूनिट हो जाता है। इस तरह से हम लोग हर जगह इसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जहां जहां ज्यादा क्वांटिटी की एनर्जी इन्वॉल्व होती है वहां पे आप इस जूल से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके लिए वहां पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वॉट आवर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहां पे WH यूज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए जो बड़े बड़े
काम जब किए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मेजर करना होता है वो वाट आवर, यानी इसकी बड़ी यूनिट क्या होती है, किलो वाट आवर में हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसको लिख लेते हैं किलो वाट आवर। इसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलो वाट आवर में। ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप वहां पे लिखेंगे किलो वाट आवर। ठीक है, वाट आवर मत लिखना, जूल मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। किलो वाट आवर इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग 1 किलो वाट आवर को डिफाइन करते हैं। 1 किलो वाट आवर क्या होता है, जैसा कि मान लेते हैं कोई एप्लियंस है, कोई टीवी ही हो गई, ठीक है, टेलीविजन जिसको बोलते हैं। अगर वो टेलीविजन 1 किलोवाट यूज करता है, 1 घंटे में कितना यूज करता है, 1 किलोवाट, बात समझ रहे हैं। 1 किलोवाट वो कंज्यूम कर जाता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो हम लोग ये बोलेंगे कि वही इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, 1 किलोवाट आवर। कितना कंज्यूम किया, 1 किलोवाट आवर। चलिए इसको लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ electrical energy consumed by an electrical appliance having power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। तो ये हमारी इसकी डिफिनीशन बन जाती है 1 किलोवाट आवर की। 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट की, ठीक है ना, कमर्शियल यूनिट की है और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। इट्स ओके। अच्छा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ठीक है, आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 एंड 30 50 बढ़ेंगे इधर। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल करके आएगा। यानी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, या इसी को हम लोग 1 यूनिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, 1 यूनिट भी बोल देते हैं। एक्चुअली में हमारे जो घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है। जैसे मान लीजिए आजकल रेट 3 रुपया चल रहा है, बहुत पुराना रेट है ये। ठीक है, तो अगर मान लीजिए घर में 500 यूनिट आ गया मीटर से, तो 500 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1500 का बिल आ गया। बात समझ रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ने से पहले ये जरूर ध्यान देना कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट भी इतने 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है, या फिर 1 किलोवाट आवर भी इसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर। एक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर आकर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसको कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन को देखिए, मैं लगा रहा हूं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि कोई कार का हेडलाइट है, जो सामने वाला बल्ब होता है, वो 4 एम्पियर फ्लोज कराता है उसमें, तो करंट कितनी हो गई, 4 एम्पियर की हो गई। 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब, 12 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, बोलिए 12 वोल्ट है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले यूनिट आप उनकी सबकी लिख लीजिए, कौन क्या है इसको लिख लीजिए। क्या पूछ रहे हैं आपसे, है ना, एनर्जी ट्रांसफर ऑकरिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, एनर्जी पूछ रहा है, कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो आप जानते होंगे किस में आएगा इसका आंसर, ये कमर्शियल पर्पस के लिए हुआ तो किलोवाट आवर में आएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहला काम, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। बताइए पावर आपको नोन है क्या, नहीं नोन है, तो पावर यहां से आप निकाल लेंगे। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V और I के, है ना, रिलेशन में, तो P इज इक्वल टू VI होता है। V हो गया 12 इंटू 4, ये कितना हो गया, 48 वाट में आएगा, 48 वाट, है ना। हमको कमर्शियल पर्पसेस के लिए निकालना है ना, बड़ी यूनिट निकालनी, जूल के लिए नहीं निकालना, तो इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे। तो किलोवाट में कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.048 किलो वाट। बात समझ में आ रही होगी। आइए इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, पावर हमको पता चल गया, तो 0.048 किलोवाट। और टाइम कितना है बच्चों बताओ, टाइम इज इक्वल टू 10। ठीक है, टाइम सेकंड में नहीं रहेगा क्योंकि वाट के साथ आवर लगता है। ठीक है, तो इसको 10 मिनट्स को हम लोग आवर में चेंज करेंगे, तो ये मिनट में खुद दिया हुआ है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, और 60 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। ठीक है,
तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमको आवर में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे ना, तो ये डिवाइड हो गया हमारा। अब यहाँ पे बन के निकल गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप इसको यहाँ से काट दीजिए, कितना आएगा 0.068 जा 48, यानी 0.08 किलोवाट आवर, ये इसकी एनर्जी निकल के आ गई। यानी एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा 0.08 किलोवाट आवर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट करके हमको बताएं। अगला टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग, जब भी हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई वायर हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइक्रोम का वायर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो इसमें इसकी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है, बहुत ही ज्यादा ये गर्म होने लगता है ये वायर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। करंट क्या हो जाती है, हीट हो जाती है ना, उस पूरे वायर को हीट कर देती है। इसका क्या डिफिनेशन होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, the resistance wire become very hot and this is known as heating effect of current। बात समझ रहे हैं? चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। When an electric current is pass through a high resistance wire, wire become very hot and produces heat। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, heating effect of current बोल देते हैं। बात समझ रहे हैं? This is known as the heating effect of current। वायर में क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का वायर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी। इससे कई एग्जांपल हो जाएंगे, रूम हीटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन हो जाएगा, गीजर हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हीट के लिए एक फार्मूला निकालते हैं। देखिए हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है, कोई करंट फ्लो हो रही है और इसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं। इसमें क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो रहा है, जो कि वी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। तो ये सब जनरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें कितना वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन के लिए क्या फार्मूला आप जानते हैं, W इज इक्वल टू वी क्यू या क्यू वी, ठीक है, ये जानते हैं ना। चलिए अच्छा, अब Q के लिए आप क्या पढ़े हैं फार्मूला, करंट के लिए क्या पढ़े हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए Q अपॉन के T, यानी Q का फार्मूला यहां से क्या निकल जाएगा, IT हो जाएगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, IT लिख सकते हैं, इनटू V ओम्स लॉ से आप क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे आप IR पुट कर दीजिए, तो IR जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा। देखिए R को R लिख देंगे और T को क्या लिख देंगे, हम लोग T लिख देंगे। सॉरी, थोड़ा R यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा, आप लोग R को कैपिटल ही लिखना, ठीक है। तो अब यहां से W का फार्मूला हमारा क्या बन गया, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और देखिए किसी भी वायर में, किसी भी नाइक्रोम वायर में या कोई भी कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी W है, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उतनी ही हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मैं बल्ब की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें लाइट एनर्जी भी जनरेट होती है, ठीक है। मैं सिर्फ नाइक्रोम वायर जो हीटिंग एलिमेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जितनी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम वो करेगा, उतनी ही हीट एनर्जी वो जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बताइए, W की जगह पे हीट एनर्जी यानी हीट लिख सकते हैं। हीट का एक फार्मूला निकल के आ गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। यहाँ पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है, H जो है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और T यहाँ पे क्या है, टाइम है। अच्छा, यहाँ पे H की यूनिट क्या होगी, H की यूनिट SI यूनिट क्या होगी, वो भी जूल होगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगी, वो भी जूल होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। टोटली की टोटली जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है, और वो दोनों आपस में इक्वल भी हो जाती है। इसीलिए W इज इक्वल टू H हो गया, और ये हीट का फार्मूला बन के एक नया तैयार हो गया हमारे पास। तो ये इस प्रकार से ये हीट का एक नया फार्मूला हमको मिल जाएगा। अच्छा, इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। आप इसको अच्छी तरह से याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल एपोस्ट्रोफी एस लॉज, जूल लॉज ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है।
इसी को हम लोग बोलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो H का फार्मूला क्या निकल के आया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन बन रहा है, T यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे, एक रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए कि जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के, वही H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और वही H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। टाइम वो है जितने समय के लिए उसमें करंट पास कराई जाती है, ये स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हीट हमारा। बात समझ रहा है? जैसे मान लीजिए अगर हम लोग करंट को डबल कर देते हैं, करंट को हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो इसमें हीट एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी बताइए। देखिए ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो ये इसको छोड़ दीजिए अभी आप, आई स्क्वायर मतलब 2 गुना आप कर दिए, कितना कर दिए, 2 गुना कर दिए है ना, तो सॉरी ये 2i हो गया, 2i स्क्वायर, 2 जा कितना हो गया 4i स्क्वायर, और ये आर टी आके जुड़ गया, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी हीट। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये लिख देंगे 4 टाइम्स। उसी तरह से अगर हम लोग करंट को हाफ करते हैं, करंट को हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगी हीट कितने टाइम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अच्छा इसको हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो हीट कितने टाइम्स हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना सिंगल सिंगल का। वही अगर मैं बात करूं कि अगर ये रेजिस्टेंस अगर उसका हाफ हो जाता है, ठीक है, तो ये इसकी हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर वही टाइम की बात किया जाए कि किसी भी कंडक्टर नहीं, नाइक्रोम वायर या जो भी हीटिंग एलिमेंट है उसमें जितने टाइम के लिए हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं, उस टाइम को अगर हम लोग डबल कर दें, टाइम को अगर हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसकी जो हीटिंग भी निकल के आएगी वो भी कितनी निकल के आएगी, डबल निकल के आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, अगर वही सेम वे में अगर हाफ करते हैं तो हाफ हो जाएगी, 1/4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। ओके, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका साफ साफ ये मतलब है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो उसका हीटिंग भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंडक्टर हो जिसकी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, वो उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 2 रेजिस्टेंस है, एक पहली बार में मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट करा दिया, दूसरी बार में मैंने उसको पैरेलल में कनेक्ट करा दिया, तो बताइए इन दोनों चीजों में, इन दोनों कनेक्शन में किसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, मोर हीट किसमें प्रोड्यूस होगी बताइए, सीरीज में कि पैरेलल में? जाहिर सी बात है सीरीज में जो होता है रेजिस्टेंस हमारा जुड़ जाता है, जैसे 2 ओम के हैं तो 4 ओम हो जाएगा हमारा, और इसमें हाफ हो जाएगा ना, इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें बढ़ जाता है हमारा रेजिस्टेंस, और जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसमें मोर हीट बनेगी, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आजकल के इलेक्ट्रिकल जो एप्लायंसेस हैं वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी एप्लीकेशन मतलब यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला यूज क्या होता है, तो पहला एप्लीकेशन है यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंसेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हीटिंग को उत्पन्न करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, और रूम हीटर हो गया, रूम हीटर कॉमन नहीं रहेगा, वाटर हीटर होगा, वाटर हीटर को ही हम लोग गीजर बोलते हैं। ठीक है, वाटर हीटर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर, GEYSERS। दूसरा इसका यूज है हमारा, इसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप में या इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि उसी से हमको लाइट मिलती है। आप जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और उसी रेजिस्टेंस वाले हाई रेजिस्टिविटी वाले फिलामेंट से हम जब करंट को गुजारते हैं तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लैंप में इस हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करते हैं।
वहीं अगर कॉपर वायर की बात की जाए, ठीक है, कॉपर वायर की बात की जाए तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है, और जिसमें हम लोग करंट प्रोड्यूस कराएंगे, करंट इसमें जब हम लोग फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, जब इसकी रेजिस्टिविटी कम रहेगी तो इसमें हीटिंग इफेक्ट भी इसका कम होगा, यानी जो वायर है हमारा बहुत कम गर्म होगा। बस समझ रहे हैं? तो इसीलिए कॉपर को हम लोग अच्छे से अच्छा मानते हैं और इसको हम लोग यूज करते हैं। किसी भी बल्ब का ये जो फिलामेंट बना होता है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट ये जो होता है हमारा बल्ब है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो फिलामेंट जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। यानी इतना डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर भी उत्पन्न होगा तो भी ये नहीं फ्यूज होगा। अगर इससे ज्यादा का अगर टेम्परेचर इसमें जनरेट होगा तो ये जो फिलामेंट वायर है ये गल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। एक्चुअली में कुछ लोग पूछेंगे कि हमारे बल्ब घर के क्यों फ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत दिनों से हम लोग उसको यूज करते आते हैं तो धीरे धीरे वो फिलामेंट कमजोर हो जाता है और एक न एक दिन फ्यूज हो जाता है। फिलामेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि हाई फ्लेक्सिबल होता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है। और दूसरा ये होता है कि ये लो रेट पर ऑपरेशन करता है। ये ऑपरेशन डू ऑन लो रेट, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। यानी उसको अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तो ये ऑपरेशन क्या करेगा, बहुत कम करेगा, है ना। जैसे ही हम लोग बल्ब को जलाते हैं तो ये जो बल्ब पूरा का पूरा व्हाइट लाइट देने लगे तो अब ये समझ लेना कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फिलामेंट गर्म है और ये ग्लो कर रहा है। एक और बात, अगर इसी टंगस्टन वायर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोलते हैं, ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन वायर, है ना। इस फिलामेंट को अगर हम लोग ऑक्सीजन में यानी हमारे एयर में इसको अगर हम लोग करंट से ग्लो कराएं तो ये उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ये पूरा का पूरा एवपोरेट करके खत्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन न हो तो इन रिएक्शन को रोकने के लिए अनरिएक्टिव गैस हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, आर्गन हो जाता है और क्या हो जाता है, नाइट्रोजन थोड़ी ठंडी भी पड़ती है, ठीक है। आर्गन और नाइट्रोजन, इन दो गैसेस को उनमें फिल कर दिया जाता है इनके शीशे के अंदर, जैसे कि ये रिएक्ट ना करे और इनका ऑपरेशन ना हो। एक बात और आप ध्यान देना कि जो टंगस्टन का वायर होता है, इस टंगस्टन के वायर में, ये टंगस्टन का वायर ये बहुत ज्यादा करंट को अपने को गर्म करने में ही यूज कर देता है, बहुत ही, है ना, करंट को कंज्यूम कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अपने को हीट करने के लिए। और इसमें जो थोड़ी बहुत जो करंट होती है, वो जो करंट है वो हमको लाइट प्रोड्यूस करती है। यानी मैक्सिमम जो करंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ हीट करने में लग जाती है और थोड़ी बहुत जो करंट है वो लाइट प्रोड्यूस करती है। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं वो पावर एफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। और उसकी जगह पे जो ट्यूब लाइट होते हैं, वो ट्यूब लाइट्स वो मोर पावर एफिशिएंट होते हैं, पावर को बचाते हैं, क्योंकि उनमें कोई फिलामेंट ही नहीं होता। चलिए हम लोग तीसरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हम लोग इसे एक फ्यूज के रूप में यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको करंट से बचाने के लिए, या हो सकता है हाई वोल्टेज आ जाए, उससे हमको बचाने के लिए हम लोग घरों में फ्यूज का यूज करते हैं। और जो वायर बना हुआ होता है वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस वाला ही होता है कि एक पार्टिकुलर करंट पे वो सेट रहता है, ठीक है। और जैसे ही करंट ज्यादा होती है, वोल्टेज ज्यादा होता है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा जनरेट होगा, जिससे वो टंगस्टन का वो जो फ्यूज वायर है वो गल के गिर जाता है और हमारे घरों में सप्लाई रुक जाती है, जिससे हमारे अदर अप्लायंसेस बच जाते हैं। यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस। चलिए हम लोग फ्यूज को देखते हैं। जैसे फ्यूज ऐसा होता है, ठीक है, आप देखे होंगे। तो इसमें एक वायर लगा हुआ होता है जिसको हम लोग फ्यूज वायर बोलते हैं, और इसके ऊपर एक ट्यूब लगी होती है ग्लास की, जिसको हम लोग ग्लास ट्यूब बोल देते हैं, शीशे की ट्यूब होती है। और ये मेटल कैप होता है करंट को पास कराने के लिए, मेटल कैप।
अब देखो हमारे जो घरों में एप्लियंसेस होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है उन रेजिस्टेंस की तुलना में इसका जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी मान लीजिए कभी कभार आ जाती है तो ये खुद को क्या करेगा, जैसे ही इसमें हाई इलेक्ट्रिक जनरेट होगी तो इसमें हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और जैसे ही हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ये तुरंत यहाँ से कट जाएगा और हमारे घरों की जो सप्लाई है रुक जाएगी, और हमारे जो भी अप्लायंस हैं वो बच जाएंगे शॉर्ट सर्किट होने से, या फिर हमारा घर का पूरा वायरिंग बच जाता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ। आगे की जो वीडियो क्लास में लेके आने वाला हूं उसमें इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल करा दूंगा, पूरा नहीं तो मेन जो न्यूमेरिकल है सब करा दूंगा, जिससे आप बाकी के न्यूमेरिकल को लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तो बताइए कैसी लगी ये वीडियो क्लास। अगर ये वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।